हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। जैसा कि आप जानते हैं कि हम पॉलिटेक्निक के फर्स्ट सेमेस्टर के अप्लाइड मैथमेटिक्स को चालू कर रहे हैं। आज हम एक नया अध्याय स्टार्ट करेंगे जिसका नाम है समृद्ध संख्याएं, अंग्रेजी में जिसको हम कॉम्प्लेक्स नंबर कहते हैं। तो ये जो लेक्चर होगा वह आपका पूरा सूत्र पे, पूरा मेथड पे, क्या क्या इस प्रश्नावली में हमें पढ़ना है उस पर डिपेंड रहेगा। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। जिसमें से पहला हेडिंग क्या है, काल्पनिक संख्याएं किसे कहते हैं, इमेजिनरी नंबर किसे कहते हैं। तो देखते हैं, वे संख्याएं जिनका वर्ग एक ऋणात्मक संख्या प्राप्त होती है काल्पनिक या अधिकल्पित संख्याएं कहलाती हैं। एग्जाम्पल में हमें दिया गया है √-5, √-7। यह एक काल्पनिक संख्या है। कैसे, यहाँ पर देखिए, अगर हम अंडर रूट -5 का वर्ग करते हैं तो इसका मतलब क्या होता है कि √-5 गुणे √-5। ठीक, अंडर रूट का अंडर रूट से कैंसिल आउट हो जाएगा, अंडर रूट से हट जाएगा, क्योंकि अंदर की जो मान है वो समान है, ये हट जाएगा, बाकी ये दोनों बचे रहेंगे। ठीक है, या तो आप ऐसे सीधे यहाँ से समझ सकते हैं कि √-5 का होल स्क्वायर, ये स्क्वायर जो होता है केवल रूट को कैंसिल करेगा, बाकी कितना बच जाएगा आपका -5। ठीक, तो वे संख्याएं जिनका वर्ग एक ऋणात्मक संख्या प्राप्त होती है काल्पनिक या अभिकल्पित संख्याएं अधिकल्पित संख्याएं कहलाती हैं। ये हो गया हमारी काल्पनिक संख्या की परिभाषा। अगला देखते हैं, एक नोट दिया गया है कि प्रसिद्ध गणितज्ञ आयलर ने, एक प्रसिद्ध गणितज्ञ थे जिनका नाम था आयलर। उन्होंने क्या कहा, उन्होंने कहा कि एक संख्या आई, जिसका आई को हम कहते हैं आयोटा, पूरा नाम आयोटा है, उसकी कल्पना की। मतलब उन्होंने एक संख्या माना जिसको उन्होंने आई कहा, जिसका मान √-1 के बराबर कहा। जैसे यहाँ √-5 था तो √-1 को उन्होंने क्या कहा, आई बोला। किसने कहा, आयलर ने। मतलब कि क्या हुआ, इसका मतलब उन्होंने कहा कि जो आई है वो आपका √-1 के बराबर है। यही बात उन्होंने कही। अगर हम दोनों पक्षों का वर्ग कर देते हैं तो क्या आ जाएगा, I², और √5 का स्क्वायर करेंगे तो कितना, √-1 का स्क्वायर करेंगे क्या आएगा, -1, क्योंकि यह एक काल्पनिक संख्या। जैसे यहाँ पर √-5 का स्क्वायर कर रहे हैं तो -5 बचता था, यहाँ पर √-1 का स्क्वायर करेंगे तो -1 बचेगा ना। तो यहाँ I² का मान इतना है, जहाँ I क्या है, आयोटा है। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, I के विभिन्न घातों के मान देखेंगे। अब देखते हैं आई के विभिन्न घातों के मान। आई के विभिन्न घातों के मान ज्ञात करने के लिए इसमें दो कंडीशन होती है। पहला, जब घात जो होगा वह धनात्मक होगा। जैसे कि हमने ऊपर निकाला I² बराबर -1 ना, तो हम लिखते हैं सभी एक तरफ से। I² बराबर कितना होता है, -1। अगर वहीं पे हमें I³ निकालना होगा तो हम क्या करेंगे, हम करेंगे I² में I का गुणा कर देंगे। ठीक, तो हम जानते हैं कि I² का मान कितना होता है, -1, और I का गुणा है इसमें, तो कितना आ जाएगा, I³ का मान -I। ठीक, I³ का मान -I आ गया। फिर देखते हैं I4 का मान, अगर मान लीजिए निकालना होगा। यहाँ पर 4 क्या है, पॉजिटिव है, मतलब जब घात धनात्मक हो। यहाँ पर 4, 2, 3 सभी पॉजिटिव है ना, तो जब घात धनात्मक हो तब के लिए हम I के विभिन्न मान ज्ञात कर रहे हैं। I4 को हम क्या लिख सकते हैं, I का स्क्वायर गुणे I का स्क्वायर लिख सकते हैं। ठीक, अब क्या करेंगे, I² का मान कितना होता है, -1 होता है, गुणे इस I² का मान कितना होता है, -1 होता है। अब जब दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा, +1। मतलब I⁴ का मान कितना आ गया, +1 आ गया। अब अगर हमें I⁵ का मान निकालना होगा तो क्या करेंगे, I⁴ लिखेंगे, उसमें एक I से गुणा कर देंगे तो I⁵ हो जाएगा। क्यों, क्योंकि यहाँ पर I का घात 1 है और आधार समान है, बीच में गुणा है तो घातें जुड़ जाएंगी तो 5 आएगा। ठीक, तो I⁵ को हम इस प्रकार तोड़ सकते हैं, I⁴ गुणे I⁵ का मान क्या निकाला हमने, 1 निकाला, गुणे I को रहने देते हैं, I का गुणा 1 में करेंगे कितना आएगा, I आएगा। ठीक, ये आ गया 5 तक आ गया। ठीक, अगर आपको दिया हो I⁴n तो क्या करेंगे, इस घात को तोड़ेंगे आपस में। ठीक है, इस घात को तोड़ेंगे। जैसे कि अगर आपको दिया रहे, यहाँ पर देखिए, अगर आपको दिया रहे I⁴,
ठीक है, तो इसको आप इस प्रकार तोड़ सकते हैं, आई का स्क्वायर, ठीक, तब भी 2 दूनी 4 होगा। वैसे यहाँ पर आई पावर 4 n है, तो इसको हम तोड़ सकते हैं आई का पावर 4 का पावर n, ठीक। अब यहाँ पर हम जानते हैं आई पावर 4 हमने निकाला है, आई पावर 4 हमने निकाला है, 1 आया है, तो यहाँ पर 1 रखेंगे, 1 का पावर n, तो 1 का कोई सा भी पावर होता है वह हमेशा आपका 1 ही आता है, ठीक। अब एक और स्टेप देख लेते हैं, अगर i का पावर 4n प्लस 1 होगा तब कैसे निकालेंगे। देखिए, जब आधार समान होती हैं, बीच में गुणा होता है, तब घातें जुड़ती हैं। यहाँ पर घातों को जोड़ा गया है, इसका मतलब ये है आधार समान होंगे। आधार में क्या है, यहाँ पे i है, मतलब i पावर 4n है, फिर गुणे है i का पावर 1 है, आधार समान है, घातें आपस में जुड़ जाएंगे क्योंकि बीच में गुणा है, ठीक है। अब हम इसका मान अगर निकालना चाहे तो i का पावर 4n का मान क्या निकाला हमने, 1 निकाला, और i का मान वैसे रहने देते हैं, i का गुणा 1 में करेंगे तो i आएगा। तो ये कुछ चीज़ें हैं जिसको आपको याद करना होगा मुझबानी। आई स्क्वायर का मान -1 होता है, आई क्यूब का मान आई स्क्वायर में आई का मल्टीप्लाई कर देंगे तो -1 में आई का मल्टीप्लाई करेंगे तो -i आएगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसी से कई सवाल सॉल्व होंगे। आई का पावर 4 को हम 1 कहेंगे, जितने भी घातें होंगे सबको हम इसी के रूप में तोड़ेंगे, उसके बाद उसको 1 बोल देंगे, और 1 का कोई सा भी घात होता है वह हमेशा 1 ही होता है, ठीक। देखते हैं दूसरी कंडीशन। अब दूसरा कंडीशन क्या है, जब घात ऋणात्मक हो, जब घात माइनस में हो, तब कैसे निकालेंगे। जैसे कि अगर घात आपका i का पावर -1 दिया है, तब उसका मान कैसे निकालेंगे। जब भी घात माइनस में तुरंत उसको नीचे लेते हैं, ठीक, उसको 1/, में कर देंगे, i का पावर यहाँ 1 आ जाएगा, ठीक है, i का पावर 1 आ जाएगा, मतलब यही है आपका 1/i। और ये जानते रहिए कि हम हर में आई जल्दी छोड़ेंगे नहीं, तो इसके आई हटाने के लिए हम क्या करेंगे, आई से ऊपर नीचे गुणा कर देंगे, ठीक। ऊपर आई हमारा है, नीचे आई गुणे आई स्क्वायर आ गया, और हम जानते हैं आई स्क्वायर बराबर ऊपर हमने निकाला है आई स्क्वायर बराबर 1 होता है, तो ऊपर आई है, नीचे -1 है। जब इसका भाग देंगे, हम इसको ऐसे लिख सकते हैं -i, ठीक। ये आ गया। जब घात ऋणात्मक होगा तुरंत उसको नीचे लेंगे, वो पॉजिटिव में आ जाएगा, ठीक है। एक और देखते हैं कि i का पावर -2 होगा तब तुरंत उसको नीचे लाइए, नीचे लाएंगे तो पॉजिटिव में आ जाएगा, i का स्क्वायर आ जाएगा, ऊपर i का -2 था, नीचे 1/i का पावर 2 हो गया, ठीक। इतना हो गया 1/i स्क्वायर को हम क्या लिखते हैं, आई स्क्वायर को हम लिखते हैं -1, तो यहाँ पर -1 लिखा, 1 का -1 में भाग दिए तो -1 ही आया, ठीक। देखते हैं i का पावर -3, इसको भी तुरंत नीचे लाएंगे, ये पॉजिटिव हो जाएगा, इसको हम तोड़ेंगे, क्या हो, i³ को हम क्या लिख सकते हैं, आई स्क्वायर गुणे i लिख सकते हैं, ठीक। 1/i स्क्वायर को हम क्या लिख सकते हैं, -1 गुणे i लिख सकते हैं ना, इतना लिख सकते हैं, तो ये किसके बराबर हो जाएगा, -1/i के बराबर हो जाएगा। चाहे तो हम अभी इसको और सॉल्व करेंगे, लेकिन यहाँ तक रहने दीजिए, ठीक। इतना आ गया। एक और देख लीजिए, i का पावर अगर आपका -4n होगा तब क्या करेंगे, फिर इसको भी नीचे लेकर आएंगे, i का पावर 4n हो जाएगा, और i का पावर 4n को कैसे हम तोड़ेंगे, 1/i का पावर 4 का पावर n, तो i पावर 4 बराबर होता है 1, तो 1/1 का पावर n, और हमने बताया कि 1 का कोई सा भी पावर हो हमेशा 1 आता है, तो 1/1 = 1, ठीक। देखते हैं आगे। अब आ गया भाई आपका मेन हेडिंग, चैप्टर का हेडिंग आ गया भाई, ठीक है। अब समृद्ध संख्याएं क्या होती है, तो हम कैसे लिख सकते हैं कि समृद्ध संख्याएं क्या होती है, अगर यदि a और b 2 वास्तविक संख्या है, 2 वास्तविक संख्याएं हैं, 2 वास्तविक संख्याएं हैं, तो हम क्या करेंगे, a + ib को समृद्ध संख्या बोल देंगे, को समृद्ध संख्या कह देंगे, ठीक। इतनी बातें समझ में आई, इसे हम समृद्ध संख्या कहते हैं। इसे हम किससे प्रदर्शित करते हैं, इसे हम z से व्यक्त करते हैं या प्रदर्शित करते हैं, व्यक्त करते हैं, ठीक। अब कुछ क्वेश्चन बनेंगे,
देखिए इम्पॉर्टेंट फैक्ट है, अगर पूछेगा a प्लस आई बी क्या है, a प्लस आई बी हमारा समांतर समृद्ध संख्या है जो कि हमारा z बराबर है, ठीक, z बराबर है, पहली चीज़। दूसरी चीज़, a प्लस आई बी का क्रमित रूप पूछेगा, क्रमित रूप क्या है, क्रमित रूप क्या है, तो वही जो आपका दो वास्तविक संख्याएं निकली हैं ना, क्या क्या है, a और b, इन्हीं को कामा करके आप लिख दीजिए, यही आपका क्रमित रूप होगा, ठीक। अब तीसरी बात देखिए कि आपका जो समृद्ध संख्या है वो किससे किससे मिलकर बना होता है। समृद्ध संख्या, समृद्ध संख्या किससे किससे मिलकर बना होता है। एक होता है a प्लस आई बी से मिलकर बना होता है समृद्ध संख्या। अब यहाँ पर हमें कुछ बातें याद करनी होगी कि जो अकेला रहेगा, जो अकेला रहेगा, जो तन्हा रहेगा, जिसके पास कोई नहीं होगा, उसे हम कहते हैं वास्तविक भाग, उसे हम कहते हैं समृद्ध संख्या का वास्तविक भाग, क्या होगा, a, ठीक, यहाँ पे लिखेंगे जहाँ। और जो हमेशा आई के साथ चिपका रहेगा, आई को छोड़ेगा ही नहीं, हमेशा आई के साथ रहेगा, उसको कहेंगे काल्पनिक भाग, काल्पनिक भाग, यहाँ पर है काल्पनिक भाग b, ठीक। वास्तविक भाग को हम किससे डिनोट करते हैं, वास्तविक भाग को हम आर ई जेड से डिनोट करेंगे। काल्पनिक भाग को किससे डिनोट करते हैं, काल्पनिक भाग को आई एम जेड से डिनोट करते हैं, मतलब इमेजिनरी ऑफ जेड और रियल नंबर ऑफ जेड, रियल पार्ट ऑफ जेड, ठीक है। ये हो गया हमारी कुछ बातें। अब हम एग्जाम्पल्स देखे हैं। -5 प्लस 4i एक समृद्ध संख्या है, चलिए ठीक है, कोई बात नहीं, एक समृद्ध संख्या है, दिया गया है, से संख्या है। हमें क्या बताना है, हमें बताना है इसका वास्तविक भाग और काल्पनिक भाग। तो वास्तविक भाग क्या होगा इसमें, वास्तविक भाग क्या होगा, और बताना है क्या, काल्पनिक भाग क्या होगा, काल्पनिक भाग क्या होगा, यही दो चीज़ें बतानी है। तो हमने बताया कि वास्तविक भाग वो होता है जो वीरान में होता है, अकेले होता है, सुनसान में होता है, तो -5 है, ठीक। चिन्ह को साथ रखेंगे भाई, नोट कर लेना भाई, चिन्ह को साथ रखेंगे। और वह काल्पनिक भाग वह कौन होता है, काल्पनिक भाग वह होता है जो आयोटा के साथ चिपका रहता है, आई के साथ सटा रहता है, ठीक। तो यहाँ पर काल्पनिक भाग क्या हो गया, 4, मतलब +4, ठीक। अब देखते हैं नेक्स्ट टॉपिक। अगला टॉपिक है पूर्णतः वास्तविक संख्याएं किसे कहते हैं, प्योरली रियल नंबर किसे कहते हैं, ठीक। मान लेते हैं सबसे पहले कोई जेड संख्या, कोई जेड होगा जो कि एक समृद्ध संख्या होगा, माना जेड कोई समृद्ध संख्या है। अब सुनिए, यदि समृद्ध संख्या जो जेड होगा उसका काल्पनिक भाग 0 होगा तो हम उस समृद्ध संख्या को पूर्णतः वास्तविक कहेंगे। बात समझ पाए, इसका मतलब यह है समृद्ध संख्या किससे मिलकर बना होता है, वास्तविक भाग से और काल्पनिक भाग से मिलकर बना होता है। वास्तविक भाग अकेला रहता है, काल्पनिक भाग आई के साथ रहता है, ठीक। अगर ये सोच लीजिए कि काल्पनिक भाग अगर 0 होगा तो क्या बचेगा, क्या बचेगा, वास्तविक भाग बचेगा, और अकेला वास्तविक भाग बचेगा, इसलिए इसे हम पूर्णतः वास्तविक कहेंगे, ठीक है। उस समृद्ध संख्या को हम क्या कह देंगे, पूर्णतः वास्तविक। इसका मतलब यह है यहाँ पर इमेजिनरी ऑफ जेड जो है वह 0 है, मतलब काल्पनिक भाग जो है आपका वो क्या है, वो काल्पनिक भाग आपका 0 है। अगर आप एग्जाम्पल देखना चाहते हैं तो वो भी देख सकते हैं। एग्जाम्पल में जैसे कि आपका √2 आ गया, √3, 2, 1, 5 कुछ भी आ गया, तो इसको हम क्या कहेंगे, पूर्णतः काल्पनिक, पूर्णतः पूर्णतः वास्तविक है, ये पूर्णतः वास्तविक, इसको हम कहेंगे पूर्णतः वास्तविक, क्योंकि इसमें कहीं भी आई नहीं लगा है, ठीक है, आयोटा कहीं भी नहीं लगा है, तो इसको हम पूर्णतः वास्तविक समृद्ध संख्या कहेंगे, ठीक। अब एक दूसरा होता है कि जो कि पूर्णतः काल्पनिक होता है, सेम इसी का उल्टा होता है, पूर्णतः काल्पनिक संख्याएं जो होती हैं सेम इसी का उल्टा होता है, जिसे हम कहते हैं प्योरली इमेजिनरी नंबर,
ठीक, प्योरली इमेजिनरी नंबर। अब इसमें भी मान लेते हैं कोई जेड एक समृद्ध संख्या होगा, जेड कोई एक समृद्ध संख्या होगा, माना जेड कोई समृद्ध संख्या है, माना जेड कोई समृद्ध संख्या है, मान लेते हैं, माना जेड कोई समृद्ध संख्या, आप कुछ भी मान लीजिए, ठीक है। तो इसमें क्या होगा, यदि समृद्ध संख्या का लिख लेते हैं पहले, इसमें क्या कह रहा है, पूर्णतः काल्पनिक संख्या में क्या कह रहा है, सबसे पहले हम मान लीजिए जेड कोई समृद्ध संख्या है। अब सुनिए, अगर जो समृद्ध संख्या जेड है उसका वास्तविक भाग्य शून्य हो जाए तो समृद्ध संख्या को पूर्णतः काल्पनिक कहेंगे। अब उसमें क्या हो रहा था, पूर्णतः वास्तविक में क्या हो रहा था, काल्पनिक भाग शून्य हो जाए, पूर्णतः काल्पनिक में क्या हो रहा है, वास्तविक भाग मतलब रियल नंबर ऑफ जेड आपका शून्य हो जाए तो हम कहेंगे वह पूर्णतः काल्पनिक है। एग्जाम्पल में अगर देखना चाहते हैं तो क्या कहेंगे, 3i आपका पूर्णतः काल्पनिक है क्योंकि इसमें वास्तविक भाग है ही नहीं, ठीक। √2i आपका पूर्णतः काल्पनिक है, इसमें कोई वास्तविक भाग है ही नहीं। 3/4i जो है पूर्णतः काल्पनिक है, i के साथ जो रहता है उसे काल्पनिक भाग कहते हैं, तो यह क्या है, पूर्णतः काल्पनिक है, पूर्णतः क्या है, काल्पनिक है। चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पर। अब अगला टॉपिक क्या है, संयुग्मी समृद्ध संख्या, कॉन्जुगेट कॉम्प्लेक्स नंबर, ठीक। अब इसमें क्या करते हैं, मान लेते हैं यदि जो है z बराबर a + ib कोई समृद्ध संख्या है, मान लेते हैं कोई समृद्ध संख्या है, कोई समृद्ध संख्या है, तो उसका संयुग्मी क्या होगा, तो उसका संयुग्मी, किसका संयुग्मी, समृद्ध संख्या का, तो समृद्ध संख्या का संयुग्मी क्या होगा, तो संयुग्म संख्या का अगर संयुग्मी लिखना होगा कि मतलब अगर समृद्ध संख्या में दिया गया है z बराबर हमें दिया गया है, समृद्ध संख्या को हम z से दिखाते हैं, अगर समृद्ध संख्या में दिया गया है तो उसका संयुग्मी क्या होगा, तो उसका संयुग्मी क्या होगा, मॉड ऑफ z क्या होगा, a - ib होगा, मतलब जो बीच का चिन्ह है केवल वही बदल जाएगा, तो हम कह देंगे कि भाई साहब वही उसका उस समृद्ध संख्या का संयुग्मी होगा। और संयुग्मी को हम किससे प्रदर्शित करते हैं, इसे z बार से प्रदर्शित करते हैं, से व्यक्त करते हैं, इसे z बार से व्यक्त करते हैं। समृद्ध संख्या को हम कैसे व्यक्त करते थे, केवल z से व्यक्त करते थे, और z बार से हम किसे व्यक्त करेंगे, संयुग्मी मिश्र संख्या, समृद्ध संख्या को z बार से प्रदर्शित करेंगे, ठीक। एग्जाम्पल अगर देखते हैं तो अगर हमें दिया होगा प्रश्न में 7 + 4i का संयुग्मी निकालो, का संयुग्मी बताओ, ऐसे क्वेश्चन दिया रहेगा, तो हम क्या करेंगे, कुछ नहीं करेंगे, केवल ये जो बीच का चिन्ह है भाई साहब ना, इसको बदल देंगे, ठीक। ये क्या है, एक समृद्ध संख्या है, इसमें वास्तविक भाग 7 है, काल्पनिक भाग 4 है, इसको हम z से प्रदर्शित करते हैं, ठीक। तो मॉड ऑफ z बार क्या हो जाएगा आपका, 7 वही रहने देते हैं, 4i वही रहने देते, केवल बीच का चिन्ह बदल देते हैं, यही इसका क्या होगा, संयुग्मी होगा, ठीक। अब चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पर। अब हम देखते हैं समृद्ध संख्याओं के गुण, समृद्ध संख्याओं के प्रॉपर्टीज़ के बारे में देखेंगे। क्या है प्रॉपर्टीज़, पहला प्रॉपर्टीज़ क्या कहता है कि समृद्ध संख्याओं का योग, अंतर, गुणनफल तथा भागफल एक समृद्ध संख्या होता है, ठीक है। अगर हम दो समृद्ध संख्या ले लें, मान लीजिए z1 और z2 दो समृद्ध संख्या है, अगर हम इनको जोड़ देंगे ना तो जो प्राप्त होगा वह समृद्ध संख्या प्राप्त होगा। अगर हम z1 z2 दो समृद्ध संख्या ले लें और उनको आपस में घटा दें ना तो जो प्राप्त होगा वह भी समृद्ध संख्या होगा। अगर हम z1 z2 दो समृद्ध संख्या ले लें और उनका हम आपस में गुणा कर दें तो जो प्राप्त होगा वह समृद्ध संख्या होगा। अगर हम z1 z2 दो समृद्ध संख्या ले लें और उनका हम भाग दे दें तो क्या प्राप्त होगा, जो प्राप्त होगा वह भी समृद्ध संख्या होगा। बस कहने का यही मतलब है, ठीक। देखते हैं हम दूसरा पॉइंट में क्या कह रहा है कि वास्तविक भाग और काल्पनिक भाग की तुलना करना। किसमें, समृद्ध संख्याओं में वास्तविक भाग तथा काल्पनिक भाग की तुलना करना। इसमें दो कंडीशन है,
पहला, जब समृद्ध संख्या शून्य के बराबर हो तब, जैसे कोई समृद्ध संख्या दी गई हो, जैसे 5 + 4i दी गई हो, यह 0 के बराबर है, तो इसमें वास्तविक भाग बताइए और काल्पनिक भाग बताइए। तो हम क्या करते हैं, हम मान लेते हैं यहाँ 0i है, क्योंकि 0i का गुणा करेंगे 0 आएगा, 0 में 0 जोड़ेंगे 0 आएगा, 0i हम मान लेते हैं। तो देखिए यहाँ पर 5 अकेले हैं, यहाँ पर 0 अकेले हैं, तो वास्तविक भाग ये हो गया, 5 हो गया और 0 हो गया। यहाँ पर देखते हैं 4i के साथ सटा है, यहाँ पर 0i के साथ सटा है, तो काल्पनिक भाग क्या हो गया, 4 और 0 हो गया। ठीक उसी प्रकार से देखिए इस यहाँ पर क्या कह रहा है, अगर a + ib 0 हो, अगर a + ib आपका 0 हो, तो a + ib को हम क्या लिख सकते हैं, 0 + i0 का मतलब 0, वैसे हम लिख लेते हैं तुलना करने के लिए। तो वास्तविक भाग इसमें क्या होगा, 0 होगा। a यहाँ अकेला है, यहाँ 0 अकेले है, तो इन दोनों की तुलना कर लिए, वास्तविक भाग क्या हुआ, 0 हुआ। काल्पनिक भाग क्या होगा, 0 होगा। b यहाँ i के साथ सटा है, 0 यहाँ i के साथ सटा है, तो काल्पनिक भाग भी क्या होगा, 0 होगा। ठीक, चलते हैं दूसरे वाले पे। दूसरा वाला क्या कह रहा है, दूसरा कंडीशन है जब दो समृद्ध संख्याएं आपस में बराबर हो। इसमें क्या था, समृद्ध संख्या जो था वह 0 के बराबर कर दिया था, तब जाके वास्तविक भाग काल्पनिक भाग निकाला था। इसमें क्या है, दो समृद्ध संख्याओं को बराबर कर दिया हो, जैसे मान लीजिए 5 + 4i और 8 + 2i, ऐसे आपस में दो समृद्ध संख्याएं हैं, आपस में बराबर कर दिया है। पूछा है वास्तविक भाग बताइए, वास्तविक भाग कौन कौन से होंगे और काल्पनिक भाग कौन कौन से होंगे, काल्पनिक भाग कौन कौन से होंगे। ठीक, तो हम कैसे बताएंगे, हम कहेंगे जो यहाँ 5 है अकेला है, यहाँ 8 है अकेला है, तो ये दोनों हमारे वास्तविक भाग हो जाएंगे। ठीक है, 5 और 8 हमारे वास्तविक भाग हो जाएंगे। अब यहाँ पर देखिए 4 जो है i के साथ सटा है, 2 जो है i के साथ सटा है, तो यहाँ पर 4 जो है 4 और 2 जो है वो काल्पनिक भाग हो जाएंगे। ठीक, वैसे यहाँ सेम देखिए, वास्तविक भाग जो है वास्तविक भाग के बराबर होता है, काल्पनिक भाग जो है काल्पनिक भाग के बराबर होता है। जैसे a + id जो है c + id के बराबर है। मान लीजिए ये दो समृद्ध संख्या, एक समृद्ध संख्या a + id, दूसरी समृद्ध संख्या c + id, अगर दोनों आपस में बराबर हैं तो वास्तविक भाग कौन कौन से होंगे, तो वास्तविक भाग आपस में बराबर होंगे। a बराबर होगा c के, देखिए यहाँ a अकेले है, c अकेले है। उसके बाद काल्पनिक भाग b बराबर होगा d के, यहाँ पर काल्पनिक भाग b है। काल्पनिक भाग किसे कहते हैं, जो i के साथ सटा होता है, यहाँ काल्पनिक भाग b है। यहाँ काल्पनिक भाग क्या है, जो i के साथ सटा है, d है, तो d और b आपस में बराबर होंगे। ठीक, चलते हैं तीसरे समृद्ध संख्या के गुण में तीसरे पॉइंट पे। तीसरा पॉइंट क्या कहता है कि समृद्ध संख्याएं जो होंगी वह क्रम विनिमय नियम का पालन करते हैं। जो भी समृद्ध संख्याएं होंगी क्रम विनिमय नियम का पालन करते हैं। मान लेते हैं Z1 और Z2 क्या है, दो समृद्ध संख्याएं अपनी तरफ से मान लेते हैं, तो वे क्या है, क्रम विनिमय नियम का पालन करेंगी। मतलब कि अगर Z1 में Z2 जोड़ेंगे तो जो हमारा आएगा वही Z2 में Z1 जोड़ने पर आएगा। ठीक है, ये हो सकता है, या फिर हो सकता है कि Z1 और Z2 को आपस में गुणा कर दें, या Z2 को आपस में Z1 में गुणा कर दे, तो चिन्ह जो दोनों के मान, दोनों के चिन्ह समान आएगा। इसे हम कहते हैं क्रम विनिमय नियम। ठीक, चौथा देखते हैं क्या कहता है कि समृद्ध संख्या जो है साहचर्य नियम का पालन करते हैं। साहचर्य नियम क्या करता है कि मान लेते हैं 3, साहचर्य नियम के लिए तीन समृद्ध संख्या की आवश्यकता होती है। तो मान लेते हैं 3 समृद्ध संख्या Z1 Z2 Z3 3 समृद्ध संख्याएं हैं। ठीक, तो Z1 को हम क्या करते हैं, अकेला रख के Z2 और Z3 को जोड़ देंगे, तो जो आएगा ना वह Z1 और Z2 को जोड़ के बाद में Z3 को जोड़ने पर जो आएगा वह उसके बराबर होगा। मतलब पहले वाले को छोड़ के दूसरे तीसरे को जोड़ लेंगे, तब जाके उसमें पहले को जोड़ेंगे, तो जो आएगा वही पहले और दूसरे को जोड़ने पर बाद में तीसरे को जोड़ देंगे तो उसके बराबर आ जाएगा। इसे साहचर्य नियम कहते हैं। या फिर पहले वाले को छोड़ के दूसरे तीसरे का गुणा कर दीजिए, पहले और दूसरे का गुणा करके तीसरे वाले को छोड़ दीजिए। ठीक है, लेकिन दोनों के मान क्या होंगे, समान होंगे, तो इसे हम क्या कहते हैं, साहचर्य नियम। ये सिर्फ आप जानते रहिए, इसका जहाँ सवाल में उपयोग होगा वहाँ हम बताएंगे।
समृद्ध अगला है पांचवा, समृद्ध संख्या वितरण नियम का पालन करता है। वितरण नियम के लिए भी तीन समृद्ध संख्याओं की आवश्यकता होती है। Z1 Z2 Z3 तीन समृद्ध संख्याएं हैं, तो पहले को छोड़ के दूसरे और तीसरे को जोड़ देंगे तो बराबर पहले का गुणा पहले में प्लस पहले के गुणा तीसरे में करेंगे, उसके बराबर आ जाएगा। ठीक, अब क्या है, कुछ महत्वपूर्ण बातें हैं, सम इम्पॉर्टेंट फैक्ट है। क्या है, पहला, योज्य तत्समक क्या होता है। ऐसी संख्या जिसको, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, प्रश्नावली में इसका सवाल भी दिया गया है। ऐसी संख्या जिसको समृद्ध संख्या में जोड़ने से समृद्ध संख्या वैसा का वैसा ही बना रहे, तो उसे हम उस समृद्ध संख्या का योज्य तत्समक कहते हैं। मान लेते हैं Z कोई समृद्ध संख्या है, तो हम यहाँ पर देख रहे हैं कि अगर हम Z में 0 जोड़ दें या 0 में Z जोड़ दें तो वह Z के बराबर है। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि 0 जो है वह समृद्ध संख्या का योज्य तत्समक है। ठीक, दूसरी बात क्या है, गुणन तत्समक। ऐसी संख्या जिसका गुणा समृद्ध संख्या में करने से समृद्ध संख्या वैसा का वैसा बना रहे। ऊपर क्या था, योज्य तत्समक में जोड़ने से वैसा का वैसा बना रहे, यहाँ क्या है, गुणा करने से वैसा का वैसा बना रहे। गुणन तत्समक, तत्समक मतलब होता है वैसा का वैसा, जस का तस, टिट फॉर टैट। ठीक, तो मान लेते हैं Z कोई समृद्ध संख्या है, ठीक, और उसमें हम 1 का गुणा कर दिए और 1 में हम Z का गुणा कर दिए, तब भी Z के बराबर आ रहा है। तो यहाँ पर 1 क्या है, 1 हमारा है समृद्ध संख्या का गुणन तत्समक। 1 को हम समृद्ध संख्या का गुणन तत्समक कहेंगे। चलते हैं अगले हेडिंग पर। अगली इंपॉर्टेंट बात क्या हो जाएगी, योज्य प्रतिलोम किसे कहते हैं। ऐसी संख्या जिसको समृद्ध संख्या में जोड़ने से शून्य प्राप्त हो। पिछले क्या था, योज्य तत्समक मतलब जोड़ने से जस का तस रहे, इसमें क्या है, योज्य प्रतिलोम, ऐसी संख्या जिसको समृद्ध संख्या में जोड़ने से शून्य प्राप्त हो। जैसे मान लीजिए कोई 1 है, इसमें ऐसा क्या जोड़ दे कि 0 प्राप्त हो, -1 को जोड़ देंगे तब 0 प्राप्त होगा ना। वैसे इसमें है Z का योज्य तत्समक -Z होगा। Z में अगर -Z को जोड़ेंगे तो हमारा 0 आएगा। तो योज्य तत्समक मतलब कि उसका चिन्ह बदल देना। अगर मान लीजिए +1 का योज्य तत्समक पूछेगा तो -1 लिख देंगे, -1 का योज्य तत्समक पूछेगा +1 लिख देंगे, 2 का योज्य तत्समक पूछेगा तो -2 लिख देंगे, 3 का योज्य तत्समक पूछेगा तो -3 लेंगे, -5 का योज्य तत्समक पूछेगा तो 5 लिख देंगे। योज्य प्रतिलोम। ठीक, योज्य प्रतिलोम, प्रतिलोम माने उल्टा, योग का उल्टा घटाना, घटाने का उल्टा योग होता है। ठीक वही कंडीशन है यहाँ पे। अगला देखते हैं, गुणन प्रतिलोम है। गुणन प्रतिलोम क्या कहता है, ऐसी संख्या जिसका गुणा समृद्ध संख्या में करने से 1 प्राप्त हो। गुणन तत्समक में क्या था, ऐसी संख्या जिसका गुणा हम समृद्ध संख्या में करें तो वही संख्या आ जाए। इसमें क्या है, प्रतिलोम है, गुणे का उल्टा होता है भाग, भाग का उल्टा होता है गुणा, तो गुणन प्रतिलोम कहा है। ऐसी संख्या जिसका गुणा हम समृद्ध संख्या में करें तो 1 प्राप्त हो जाए। Z का गुणन प्रतिलोम 1/Z होगा, क्योंकि जब हम Z का गुणा 1/Z में करेंगे तो हमें 1 मिल जा रहा है ना। तो ये आ गया आपका गुणन प्रतिलोम। ठीक, धन्यवाद, मिलते हैं अगले वीडियो।